हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि MPSC 003 के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवा दीजिए ताकि एग्ज़ाम की तैयारी और भी बेटर तरीके से हो सके। इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिन्हें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस नहीं किया है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हमारे आंसर्स रहेंगे वो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि जो पॉलिटिकल थॉट जो है वो कैसे अलग है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी से। जो पॉलिटिकल थॉट है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? वो बात करता है कि पॉलिटिकल आइडियाज़ का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ और धीरे धीरे थिंकर्स ने कैसे पॉलिटिकल आइडियाज़ के अंदर कंट्रीब्यूट किया। राजनीतिक विचारों का ऐतिहासिक विकास और समय के साथ विचारकों का योगदान, इसके बारे में बात की जाती है आपके पॉलिटिकल थॉट में। पॉलिटिकल थॉट के अंदर आप इवोल्यूशन पढ़ते हो कि जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं धीरे धीरे सालों साल में कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ है, अब एंशंट से लेके मॉडर्न टाइम तक वो कैसे पहुँचे हैं। यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हम एग्जाम्पल लेंगे एंशंट ग्रीक थिंकर जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल जो थे, उन्होंने सबसे पहले जस्टिस और गवर्नेंस की फाउंडेशन रखी। फिर मेडिवल टाइम में थिंकर आए सेंट ऑगस्टाइन एंड थॉमस एक्विनास, उन्होंने आगे इसमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव को जोड़ दिया। उसके बाद एनलाइटनमेंट का जब दौर आया, जब लोग एनलाइटनमेंट आया तो जॉन लॉक और जीन जैक रूसो के जैसे जो थिंकर्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। फिर उन्होंने बात की डेमोक्रेसी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि राजनीतिक विचारों में जो हम हैं वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि राजनीतिक विचारों का विकास कैसे हुआ, कैसे पहले ग्रीक विचारक प्लेटो और अरस्तु आए, उन्होंने न्याय और शासन की बात की। फिर ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनास ने इसके अंदर धार्मिक दृष्टिकोणों को जोड़ दिया। फिर जॉन लॉक आए जिन्होंने लोकतंत्र और सामाजिक अनुबंधन को महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा पॉलिटिकल थॉट के बारे में। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी से कैसे अलग है। स्टूडेंट्स, जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी है इसके अंदर आप करते हो सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी करते हो, एनालिसिस करते हो पॉलिटिकल आइडियाज़ का, प्रिंसिपल्स का और इंस्टीट्यूशन का। पॉलिटिकल थ्योरी का जो एम है, क्या एम है इसका एम है टू प्रोवाइड कोहेरेंट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल फेनोमेना। ठीक है, पॉलिटिकल फेनोमेना को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी थ्योरी है जो क्लास स्ट्रगल की, उसके अंदर वो रोल डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक फोर्सेस का कि कैसे जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एक शेप देने में हेल्प करती हैं या कैसे वो बनाती हैं। तो यहाँ पे ये मार्क्सिस्ट थ्योरी की फाउंडेशन थी। दूसरा एग्जाम्पल है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो आर्ग्यू करती है फेयरनेस के बारे में, जिसके अंदर बात की जाती है। तो ये सारी थ्योरीज होती हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम बट ऑल्सो इट एक्सप्लोर्स। ठीक है, वो एक्सप्लोर करते हैं दूसरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को भी। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करना है। क्या उद्देश्य है राजनीतिक सिद्धांत का? इसका उद्देश्य है कि राजनीतिक घटनाओं को हम समझें और एक सुसंगत ढांचा प्रदान किया जाए। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष, वही जो मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है और जैसे जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, इस तरह के सिद्धांत आपके राजनीतिक सिद्धांत में आते हैं। और ये मौजूदा राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन करने के साथ साथ आदर्श राजनीतिक चिंतन, मतलब कि जो अभी मौजूद है उसके अलावा कुछ नए की भी ये लोग सर्च करते हैं। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होता है। ये है नॉर्मेटिव एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ फोकसिंग ऑन जस्टिस, राइट, लिबर्टी एंड द रोल ऑफ स्टेट। राजनीतिक जीवन की मानक परीक्षा, न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता और राज्य की भूमिका पर ध्यान। पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर किस किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है? जस्टिस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, यानी कि न्याय के ऊपर, राइट्स के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो डील करती है विद द फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्न्ड। पॉलिटिकल फिलॉसफी इस चीज़ से डील करती है कि जो सोसाइटीज़ हैं उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना है और कैसे उन्हें गवर्न किया जाना है।
फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो थॉमस हॉब्स हैं उनकी लेवियाथान में डिस्कस करते हैं नेसेसिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। वो क्या बात बताते हैं कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि केओस ना हो में और सोशल ऑर्डर मेंटेन होके रहे। तो ये बात कौन कहते हैं, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए। और उन्हीं के कॉन्ट्रास्ट में जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं अपनी लिबर्टी में वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ये उसका अपोजिट हो गया। सो पॉलिटिकल फिलॉसफी इंगेजेस विद एथिकल डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज सच एज, कि मतलब एथिक्स के हिसाब से बात करता है जो दर्शन है। सो राजनीतिक दर्शन इस बात पर मूलभूत सवालों से निपटता है कि समाजों का संगठन और शासन कैसे होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात की जाती है राजनीतिक दर्शन में। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको डिस्कस करना है हीगल। जो हीगल हैं उनके सिविल सोसाइटी को लेकर क्या व्यूज़ हैं। सो हीगल्स व्यूज़ ऑन सिविल सोसाइटी फोकस ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट। जो हीगल हैं वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, फैमिली के ऊपर, सिविल सोसाइटी के ऊपर और स्टेट के ऊपर। एंड द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन मीडिएटिंग बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड यूनिवर्सल एथिकल लाइफ। और सिविल सोसाइटी का क्या रोल है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करने में और एथिकल लाइफ को लेकर आने में। हेगेल के नागरिक समाज पर विचार परिवार, नागरिक समाज और राज्य के बीच अंतर पर और व्यक्तिगत हितों और सार्वभौमिक नैतिक जीवन के बीच मध्यस्थता में नागरिक समाज की भूमिका पर केंद्रित है। हीगल की जो फिलॉसफी है सिविल सोसाइटी की, वो एक इंटरमीडिएरी स्टेज है बिटवीन द फैमिली एंड द स्टेट। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है दैट सिविल सोसाइटी इज एन इंटरमीडिएरी स्टेज बिटवीन फैमिली एंड द स्टेट, जो मैंने अपनी फर्स्ट लाइन लिखी है। So it is the sphere of economic relations where individual pursue their private interest. ये इकोनॉमिक रिलेशन का वो स्पेयर है, वो चीज़ है इकोनॉमिक रिलेशंस की जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। अकॉर्डिंग टू हीगल, सिविल सोसाइटी इमर्जेस एज इंडिविजुअल्स सीक टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। सिविल सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंसान जो होता है वो अपनी नीड्स को पूरा करना चाहता है थ्रू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। दिस रियल्म इंक्लूड्स वेरियस इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल लाइक मार्केट, लीगल सिस्टम एंड पब्लिक सर्विसेज। Hegel views civil society as essential for the development of individual freedom and self-consciousness. जो हीगल हैं वो कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए, और अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस चाहिए तो सिविल सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है। However, he also recognizes its limitations such as the potential for economic inequality and social fragmentation. सिविल सोसाइटी का जो एक नेगेटिव या उसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है और सोशल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जो समाज है वो बट जाता है। टू एड्रेस दीज इश्यूज हीगल बिलीव्स दैट द स्टेट मस्ट इंटरवीन। इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो हीगल हैं वो क्या कहते हैं कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए टू एंश्योर दैट सिविल सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कॉमन गुड्स एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। ताकि जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ हैं जैसे मार्केट हो गया, ये सब क्या करें कि स्टेट अगर इंटरवीन करेगा तब ये सिविल सोसाइटी ठीक से कंट्रीब्यूट करेंगी कॉमन गुड की तरफ और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखेंगी। तो ये था हीगल के दर्शन में नागरिक समाज। सो हीगल के दर्शन में नागरिक समाज परिवार और राज्य के बीच एक मध्यवर्ती चरण है। यह आर्थिक संबंधों का क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति अपने निजी हितों का पीछा करता है, और उसके अनुसार नागरिक समाज तब उभरता है जब व्यक्ति उत्पादन और विनिमय के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस क्षेत्र में बाजार, कानूनी प्रणाली और सार्वजनिक सेवाएं जैसी विभिन्न संस्थाएं शामिल हैं। सो हेगल नागरिक समाज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मचेतना के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। हालांकि वे इसकी सीमाओं को भी पहचानते हैं, जैसे कि आर्थिक असमानता आना, सामाजिक विखंडन की संभावना। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए हीगल का मानना है कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, कि अगर आर्थिक असमानता और सामाजिक विखंडन जैसे मुद्दे आते हैं तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये बात हीगल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे कि जो सिविल सोसाइटी है उसके बारे में बाकी के जो थिंकर्स हैं उनके क्या व्यूज़ हैं।
तो जो कार्ल मार्क्स हैं वो हीगल के व्यू को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी अंडर कैपिटलिज्म परपिचुएट्स क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन। वो कहते हैं कि अगर सिविल सोसाइटी आ जाती है पूंजीवाद के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, अगर पूंजीवाद के तहत नागरिक समाज आ जाता है तो वो किस चीज़ का कारण बनता है, वो बनता है वर्ग संघर्ष का कारण और शोषण को बढ़ावा मिलता है। वर्ग संघर्ष का मतलब क्या है कि जो एक वर्ग है आपका बुर्जुआ वर्ग, वो और एक जो आपका मजदूर वर्ग है, उनके बीच में संघर्ष बढ़ता है। जो एडम स्मिथ हैं उनके भी कुछ विचार हैं कि वो कहते हैं हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड अलाइंस विद द आइडिया दैट इंडिविजुअल परसुइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट इन सिविल सोसाइटी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉमन गुड। तो अदृश्य हाथ की जो अवधारणा है वो हीगल ने दी है, ठीक है। तो इस विचार के अनुरूप है कि नागरिक समाज में अपने स्वार्थ का पीछा करने वाले व्यक्ति की, मतलब उनके कहने का मतलब पता है क्या होता है कि जब आप अपना स्वार्थ निकाल रहे हो ना, आप फिर भी कहीं ना कहीं आप दूसरों का भला कर रहे हो, तो उसको ये इनविजिबल हैंड कहता है। तो इसके बारे में इसकी बुराई कौन करता है, एडम स्मिथ इसकी बुराई करता है कि ऐसा नहीं है कि जब आप अपने स्वार्थ निकालते हो तो आपका अपना ही स्वार्थ पूरा होता है, किसी और की सामान्य भलाई उसमें नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जॉन लॉक कहते हैं एडवोकेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी विद इन सिविल सोसाइटी। जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों और निजी संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए सिविल सोसाइटी के अंदर भी, ठीक है। यहाँ पे हीगल का एक कोट है, इन सिविल सोसाइटी एवरी मैन इज फॉर हिमसेल्फ बट ऑल डिपेंड ऑन सोसाइटी एंड सोसाइटी डिपेंड्स ऑन ऑल। ऐसे ही एक मार्क्स का भी कोट है, यहाँ पे एक स्मिथ का भी कोट है। आपको अगर इन्हें पढ़ना है, अगर आपको इनको अपने एग्जाम में लिख कर आना है ना, मतलब तो आप इसको याद कर लो, ठीक है। इस कोट को सिविल सोसाइटी वाले क्वेश्चन में चेप के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे शायद से। तो ये सारे जो पर्सपेक्टिव्स थे इलस्ट्रेट द कॉम्प्लेक्स रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन बैलेंसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, विद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज व्यूड बाय हीगल एंड अदर प्रोमिनेंट थिंकर्स। अब हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स का जो व्यू है सोवर्निटी और ह्यूमन नेचर के ऊपर। जो थॉमस हॉब्स हैं वो एक प्रोमिनेंट 17th सेंचुरी फिलोसोफर हैं और उन्हें जाना जाता है ऑन हिज व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्निटी, ठीक है। सोवर्निटी के कॉन्सेप्ट पे, ह्यूमन नेचर के व्यूज़ पे उन्हें जाना जाता है, प्राइमरली आर्टिकुलेटेड इन हिज सेमिनल वर्क लेवियाथन नाम की थॉमस हॉब्स की जो किताब है। हॉब्स हैड अ रैदर पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। जो हॉब्स हैं उनका व्यू कैसा है, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो थोड़े से, एक सेकेंड यहाँ पे दे रखा होगा नीचे मैंने ना ट्रांसलेशन में, निराशावादी, यस। तो जो थॉमस हॉब्स हैं उनका जो व्यू है वो कैसा है, निराशावादी है ह्यूमन नेचर को लेकर। ही बिलीव दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर विच इज़ हाइपोथेटिकल कंडीशन। यहाँ पे जो थॉमस हॉब्स है एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करते हैं जब सोसाइटी नहीं बनी थी, ठीक है। कब की बात करते हैं, जब सोसाइटी नहीं थी और लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करते थे, कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर में रहते थे, हर कोई एक दूसरे से झगड़ता था। ये बात, ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन उन्होंने बनाई है। सो इन दिस स्टेट जो लाइफ है वो कैसी थी, बहुत ही गंदी थी, पुअर होगी, नेस्टी होगी, ठीक है, और छोटी होगी, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो इक्वल, इनहेरेंटली इक्वल इन देयर एवरी एंड इक्वली वल्नरेबल भी होंगे, वो लीडिंग टू परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य की स्थापना नहीं होती है तो जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो आपस में झगड़ते रहते हैं, ठीक है। दिस व्यू अंडरस्कोर्स द नीड, और फिर यहीं से नीड आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। अगर आपको ऑर्डर और पीस बना के रखना है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिर आपको करना पड़ेगा। तो थॉमस हॉब एक प्रमुख 17वीं सदी के दार्शनिक, अपने मानव स्वभाव और संप्रदाय के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे उन्होंने अपने प्रमुख कार्य लेवियाथन में स्पष्ट किया है। मानव स्वभाव के बारे में जो हॉब्स हैं उनका क्या मानना है, काफ़ी ज़्यादा उनका निराशावादी है। उनका मानना था कि प्रकृति की अवस्था में, प्रकृति की अवस्था कब है, जब समाज की स्थापना नहीं हुई थी, ये एक काल्पनिक स्थिति है। मनुष्य आत्मस्वार्थ द्वारा संचालित होते हैं और एक निरंतर युद्ध की अवस्था में रहते हैं। हर मनुष्य के खिलाफ होना, ठीक है, ठीक है, हर मनुष्य क्या हो जाएगा, घिनौना हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा, इससे झगड़े बढ़ेंगे। तो ये बात वो कब की कर रहे हैं, जब समाज की स्थापना नहीं हुई है, इस समय की बात ये करते हैं। टू एस्केप दिस एनार्किक स्टेट ऑफ नेचर, और अगर आपको इस सब से बचना है तो वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल्स को सरेंडर कर देने चाहिए अपने सारे राइट्स। उनको तो झगड़ने का राइट है, ये सारे जो राइट्स हैं वो एक सोवरन अथॉरिटी को क्या कर देने चाहिए, सरेंडर कर देने चाहिए, विच ही टर्म्ड एज लेवियाथन। सो समझ गए स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है पहले,
ठीक है, क्या कह रहा है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके कि जब की बात कर रहा है वो जब समाज नहीं बना था, समाज के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब समाज का मतलब ही क्या होता है, समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, समाज में के कुछ दायरे होते हैं। तो जब समाज के कोई दायरे ही सेट नहीं हुए थे जबकि वो बात करता है, और जब हर कोई कैसा था, जब हर कोई एक दूसरे को मारता, भले ही वो लोग फ्री थे पर फिर वो कितने ज़्यादा क्रूर थे। तो अगर लोगों को इस सब से बचना है, इस स्टेट ऑफ नेचर से बचना है, तो उन्हें अपने जो नेचुरल राइट्स हैं, ये जो झगड़ने का अधिकार, अपनी मनमर्जी करने का अधिकार, अब जो हमारा मनमर्जी करने का अधिकार है वो हमने सरेंडर तो किया ही हुआ है ना एक तरह से, ठीक है। तो हमें अपने सारे जो हमारे अधिकार हैं थोड़े से, वो हमें सोवरन अथॉरिटी को सरेंडर कर देने चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो सोवरन अथॉरिटी आपका मोनार्क हो या कोई असेंबली हो, है ना, मोनार्क यानी आपका, आप चाहे राजा को दे दो, चाहे संविधान के सामने आप अपनी सारे नेचुरल जो आपके ये सारे राइट्स हैं उनको क्या कर दो, सरेंडर कर दो। तो फिर क्या होगा, जब हर कोई अपने राइट्स को सरेंडर कर देगा तो कोई भी नहीं झगड़ेगा, एक सामाजिक दायरा बन के सामने आएगा कि भाई आपको ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है, ऐसे आप किसी को मार नहीं सकते हो, इस तरह से। So, according to Hobbes, the absolute nature of his sovereignty is essential to prevent the return of the chaotic state of nature. अगर आपको इस chaotic state of nature से बचना है तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि आप अपने राइट्स को क्या कर दो, हैंड ओवर कर दो। द सोवरन अथॉरिटी इज जस्टिफाइड बाय द कलेक्टिव एग्रीमेंट। और सोवरन अथॉरिटी ऐसे नहीं कि कोई भी आके आपका राजा बन गया, आपको एग्रीमेंट के थ्रू सोवरन अथॉरिटी बनानी है। अराजकता की प्रकृति की अवस्था से बाहर निकलने के लिए हॉब्स ने तर्क दिया कि व्यक्ति सामूहिक रूप से अपने प्राकृतिक अधिकारों को एक संप्रभु सत्ता को सौंपने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। एक संप्रभु सत्ता को आप अपने प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देंगे, जिसे उन्होंने लेवियाथन कहा है। यह संप्रभु, चाहे वह एक राजा हो या कोई सभा हो, कानूनों को लागू करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण शक्ति से युक्त होने चाहिए। अब जैसे कि हमारा जो कानून है वो हमें सुरक्षा दे रहा है, तो हमने जो अपने नेचुरल राइट से कहीं ना कहीं अपने कानून को सरेंडर कर रखे हैं। हॉब्स के अनुसार इस संप्रभुता का पूर्ण स्वरूप आवश्यक है ताकि अराजक प्रकृति, ठीक है, जो अराजकता है आप उससे बच सको। इन एसेंस हॉब्स व्यू सजेस्ट दैट स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज अथॉरिटी इज नेसेसरी, ठीक है। एक सेंटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर कॉन्फ्लिक्ट को आपको मैनेज करना है। ओके, अब हम देखेंगे एडमंड बर्क जो हैं वो कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रांस के अंदर पहले मोनार्क था, ठीक है, फ्रांस में पहले मोनार्क था। ये आपने पढ़ा होगा अपनी शायद से 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार हल्का सा जान लेना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, देन आप ये आंसर करके आना, बहुत अच्छा आंसर होगा फिर आपका ये। एडमंड बर्क जो है वो कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो लोग हैं वो क्रांति करने लगे थे, सड़कों पर आ गए थे, है ना, तो ये सारी बात। एडमंड बर्क जो है एक 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल थिंकर हैं एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर दिस क्रिटिक। और सबसे ज़्यादा इनके फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्रिटिक के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने किस में लिखा है, वो रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारी लाइन्स है ना, मतलब रट्टा लगा लो इसका। तो रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, एडमंड बर्क, ठीक है, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर दिस क्रिटिक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ कैसे क्रिटिसिज्म करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो वो कहते हैं रेडिकल चेंज एंड डिसऑर्डर की बात करते हैं वो। बर्क आर्ग्यूड दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडिकल चेंज एंड डिसऑर्डर विच ही बिलीव वाज इनहेरेंटली डेंजरस, ठीक है। जो भी चेंजेस हुए उस टाइम पे, रेडिकल चेंजेस, वो सारे के सारे डेंजरस थे। ही कंटेंडेड दैट द रिवोल्यूशनरी अटेम्प्ट टू कंप्लीट डिसमेंटल एंड रिबिल्ड फ्रेंच सोसाइटी। क्या हुआ कि जो आपके क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या करा कि पूरी के पूरी सोसाइटी को रिबिल्ड करने की कोशिश करी और एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी जो हिस्ट्री चली आ रही थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। मतलब कि ग्रेजुअली जो चेंजेस होने थे उनको ख़त्म करके फटाफट चेंजेस करने के उन्होंने कोशिश की थी। इससे केओस फैला, वायलेंस फैला। एडमंड बर्क जो है एक प्रभावशाली 18वीं सदी के राजनीतिक विचारक हैं। कैसे आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि कट्टरपंथी परिवर्तन हुए, अराजकता फैली, ठीक है। क्रांतिकारियों ने जो फ्रांसीसी समाज है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करके उसका पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, जो कि बिल्कुल ही लापरवाह तरीका था, ठीक है। इस तरह से उन्होंने उसकी बुराई की। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखना चाहिए था। भाई जो पुराने समय से नीतियाँ चली आ रही थी उनको प्रिजर्व क्यों नहीं किया,
उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी सोसाइटी ने, अपने अपने चलाए जा रहे हैं। सो बर्क एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। उन्होंने क्या बोला कि ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस होती है, रिफॉर्म जो है, समाज में जो सुधार हैं वो धीरे धीरे होते हैं। ही बिलीव दैट सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दैट इवॉल्व्स ओवर टाइम। जो सोसाइटी है वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जो धीरे धीरे क्या होता है, इवॉल्व होता है, ठीक है, धीरे धीरे उसमें बुद्धि आती है। सो ही आर्ग्यूड दैट प्रिजर्विंग ट्रेडिशन एंड मेकिंग इंक्रीमेंटल चेंजेस। ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखना चाहिए था, धीरे धीरे चेंजेस करने चाहिए थे, तब जाके स्टेबिलिटी आती। परंपराओं का क्या करना चाहिए था, आपको संरक्षण करना चाहिए था, क्योंकि जो समाज है वो क्या है, एक जटिल जीव है जो कि समय के साथ विकसित होता है, तो इसको धीरे धीरे ही बदलने दिया जाने देना चाहिए था। दूसरा आता है डेंजर ऑफ रिवॉल्यूशनरी जील। इसका मतलब क्या है, बर्क जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो रिवॉल्यूशनरी जील थी एंड द आइडियोलॉजिकल फर्वर दैट ड्रोव द, जो भी आइडियोलॉजी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ा रही थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी ज़्यादा थी, कहने का मतलब वॉयलेंट था, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस बहुत फैला रहे थे लोग, तो उस चीज़ की वो बुराई करते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि क्रांतिकारी जोश का खतरा था। बर्क ने क्रांतिकारी जोश और वैचारिक उत्साह की आलोचना की जो फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित करता था। उनका मानना था कि इस तरह का कट्टरवाद अतिवाद की ओर ले जाता है, अगर लोग इतने ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे अत्याचार और उत्पीड़न हो सकता है, जैसा कि क्रांति के दौरान हुआ भी था, ठीक है। रॉबेस्पियर जैसी हस्तियों के उदय से साबित हो। रॉबेस्पियर के बारे में ना आप पढ़ोगे, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो आपको रॉबेस्पियर के बारे में पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकते हो, सर्च कर लेना क्लास 9th फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको पता चल जाएगा। देन फिर आप उससे समझ के फिर इसके व्यूज़ लिख के आना, तो आप बहुत बेटर तरीके से कर पाओगे। सो इन समरी जो एडमंड बर्क हैं वो क्रिटिक हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ठीक है। उन्होंने बताया कि कैसे रेडिकल चेंजेस और इन्होंने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व नहीं करा, ठीक है, सोशल ऑर्डर के बारे में कोई भी चीज़ नहीं सोची और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, तब जाके समाज जो है वो एकदम सही रहता। सो स्टूडेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ये वाला क्या प्रीवियस वीडियोज़ की तरह ही है। ओके, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन से एग्ज़ाम का वीडियो चाहिए, ठीक है।